आईपीओ क्या है? कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? और जब कंपनी आईपीओ लाती है तो उसको डिसएडवांटेजेस क्या होता है और एडवांटेजेस क्या होता है? और क्या जब आईपीओ आती है तो उससे क्या हमें इकोनॉमी के बारे में पता चलता है? कोई हिंट मिलता है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम इन सारे विषय पे बात करेंगे तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब कोई कंपनी ग्रो करती है तो उसे फंडिंग की जरूरत पड़ती है। शुरुआती दौर में तो वो फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली या छोटा मोटा लोन ले लेती है या जो सेविंग होती है उसके पास उसको यूज करती है। जब कंपनी थोड़ी और बड़ी होती है तो उसे और फंडिंग की जरूरत पड़ती है, फिर वो एंजल इन्वेस्टर से हेल्प लेती है। एंजल इन्वेस्टर दोस्तों एक छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिसकी कैपेसिटी लगभग $1 मिलियन तक की होती है और ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि स्टार्टअप कंपनी के बारे में कहा जाता है कि 90% 5 साल में बंद हो जाते हैं, तो ये हाईयर रिस्क पे काम करती है। और जब कंपनी और थोड़ी ग्रो होती है तो उससे और फंडिंग की जरूरत पड़ती है, फिर वो वेंचर कैपिटल के पास जाती है। वेंचर कैपिटल एक संस्था होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है और ये एंजल इन्वेस्टर से कम रिस्क ले रही होती है क्योंकि इसके पीछे एक टीम काम कर रही होती है। जब कंपनी और बड़ी होती है तो उसे और ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तब जाकर वो कंपनी आईपीओ जारी करती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है फंड जुटाने के लिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शॉर्ट में बोलते हैं आईपीओ। आप आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, रेडियो पे सुनते होंगे, ये आईपीओ आ गया, वो आईपीओ आ गया। हर सप्ताह कोई ना कोई आईपीओ लॉन्च होता रहता है। तो सवाल ये उठता है कोई भी कंपनी आईपीओ लाती क्यों है? उसके पीछे बहुत सारे कारण है दोस्तों। पहला कारण है टू रेज फंड। कंपनी फंड इकट्ठा करना चाहती है ताकि वो अपना कंपनी का विस्तार कर सके, इसलिए आईपीओ जारी करती है। दूसरा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जब कोई कंपनी लिस्ट होती है उसके बाद जब वो किसी कंपनी से डील कर रही होती है तो वो भुगतान जो है स्टॉक के माध्यम से भी कर सकती है, और अगर वो कंपनी लिस्ट नहीं होती है तो सारा भुगतान उसे कैश के माध्यम से करना पड़ता है। तीसरा है रेपुटेशन। जब कंपनी लिस्ट होती है तो उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है क्योंकि जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो पब्लिक हो जाती है और ये पक्का होता है वो कंपनी भागेगी नहीं। इससे पब्लिक का उस पर भरोसा बढ़ता है। अब बात करते हैं क्या आईपीओ के आने से इकोनॉमी से भी कोई संबंध है? जी हाँ दोस्तों, जब आईपीओ आ रही होती है एक के बाद एक, इससे भी पता चलता है कि इकोनॉमी की हालत में दिन ब दिन सुधार हो रहा है। और अगर इकोनॉमी में कोई वित्तीय संकट आ जाता है तो उस वक्त आप देखेंगे कि आईपीओ का आना भी कम हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि आईपीओ जब आती है उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं आईपीओ आने के, लेकिन 5 खास प्रोसेस होते हैं जिसमें से पहला होता है जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसे सबसे पहला एक लीड इन्वेस्टमेंट बैंकर का चुनाव करना पड़ता है। और ये लीड इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि दूसरे बैंकर को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को और इंडिविजुअल इन्वेस्टर को तैयार करे शेयर को खरीदने के लिए। और ये आईपीओ के आने के 6 महीना पहले से ही प्रक्रिया शुरू हो जाता है। दूसरा है ड्यू डिलीजेंस। जब कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है उसका जो दूसरा प्रक्रिया होता है उसको कहते हैं ड्यू डिलीजेंस। इस प्रक्रिया में आईपीओ की जो टीम होती है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर होती है, लॉयर होती है और अनधिकारी होती है। ये सारे लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल जानकारी इकट्ठा करते हैं और सेबी को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी करते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के बैकग्राउंड मैनेजमेंट और बहुत सारी लीगल जो प्रोसेस हैं, जानकारी है, उसको देती है। और कंपनी आईपीओ का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कहाँ लगाएगी, ये भी बताना पड़ता है उसमें। आईपीओ का उद्देश्य क्या है, आईपीओ जब आएगी तो कंपनी उस फंडिंग को कहाँ खर्च करेगी, ये सारा कुछ सेबी को बताना पड़ता है। तीसरा है दोस्तों प्राइसिंग। ये तीसरी प्रक्रिया होती है आईपीओ की और ये सबसे खास प्रोसेस होता है क्योंकि इस प्रोसेस में कोई भी कंपनी का
आईपीओ की प्राइसिंग क्या होगी, ये कंपनी के वैल्यूएशन और मार्केट का जो प्रेजेंट में स्थिति है उस पर निर्भर करता है। और जब सेबी से अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद सेबी और कंपनी मिलकर आईपीओ का एक डेट लॉन्च करती है, तारीख निर्धारित करती है। चौथा है स्टेबलाइजेशन। ये प्रक्रिया आईपीओ के आने के 25 दिन पहले शुरू होता है, जिसे हम क्वाइट पीरियड भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि जितना शेयर उपलब्ध हुआ है क्या उस प्राइस पर बायर भी उपलब्ध है या नहीं है। पांचवा और आखिरी प्रक्रिया है ट्रांजिशन। यह प्रक्रिया क्वाइट पीरियड खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। इस प्रक्रिया में अंडरराइटर्स कंपनी की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे इन्वेस्टर समझकर, बूझकर, पढ़कर अपने हिसाब से उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो निर्णय लेते हैं। आखिर ये अंडरराइटर होते कौन है? दोस्तों, किसी भी कंपनी की एक फुलफिलमेंट होती है कि 90% शेयर के लिए अगर बायर उपलब्ध नहीं है तो वो आईपीओ जारी नहीं कर सकती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, किसी अंडरराइटर को सिलेक्ट करती है और वो पूरी पूरी जिम्मेदारी अंडरराइटर की होती है कि वो शेयर को, कंपनी के शेयर को खुद खरीद ले। और मान लीजिए 70% एलोकेट हो गया, 70% शेयर का बायर मिल चुका है और 20% नहीं मिला है, तो 20% जो है वो शेयर अंडरराइटर खुद खरीद लेती है। दोस्तों, बात करते हैं कि कंपनी के जो आईपीओ आते हैं तो उसके एडवांटेजेस कंपनी को क्या मिलती है और डिसएडवांटेजेस क्या मिलती है। पहली बात करते हैं एडवांटेजेस पे। पहले एडवांटेज उसको ये मिलता है कि उसे फंडिंग हो जाती है उसके पास, जिससे वो कंपनी का विस्तार कर सकती है, अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। दूसरा, वो अच्छे अच्छे कर्मचारियों को भी रख सकती है काम पर। तीसरा, जब कंपनी के शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो प्रमोटर के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, बात करते हैं जब कंपनी का आईपीओ आता है तो उसका डिसएडवांटेजेस कंपनी को क्या मिलता है। दोस्तों, पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि जब आईपीओ आता है कोई कंपनी का तो कंपनी तुरंत बाद अपने शेयर को नहीं बेच सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कंपनी का शेयर का प्राइस जो है गिर जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि कंपनी का जो बिजनेस कंट्रोल है वो पूरा पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चला जाता है और कंपनी इसका हिस्सा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा पावर होता है कि उस कंपनी के मालिक को बाहर भी निकाल सकती है कंपनी से। तीसरा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों, कंपनी को हर वक्त हर समय सेबी के नियमों के अंतर्गत चलना पड़ता है। कहते हैं कि कंपनी को अगर छींक भी आई है तो पहले सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि छींक आए तो क्यों आए। चौथा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि कंपनी की बहुत सारी जानकारी जनता को प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।